कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने रास्ते ज्यादा मुश्किल होते हैं, कई बार होते हैं सामान्य होते हैं और कई बार होते हैं आसान होते हैं। तो आजकल विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से 4-5 साल से काफी आसान रास्ता हमें लगा और हम काफी कुछ उसमें योगदान कर पाए, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर कुलपति थे जैसे डॉक्टर सिकंदर कुमार थे, उन्होंने काफी हमें सहयोग किया। और अभी जो जिनके पास एडिशनल चार्ज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सत्यप्रकाश बंसल, वो भी एक अच्छे मित्र और एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और दोस्त के नाते, वाइस चांसलर के नाते हम सब जानते हैं कि उनका क्या योगदान विश्वविद्यालय में अभी तक भी डिसेबिलिटी को लेकर के चंद दिनों में कितना अच्छा रहा है। इसी काम को अभी हमने आगे बढ़ाया और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को, चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बहुत मुश्किलें आती हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने विश्वविद्यालय में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से भी बाहर जाकर के, जो कुछ पॉजिटिव चीजें थी कानून से बाहर जाकर के भी हमने विद्यार्थियों के लिए जुटाई। इन सबके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आज का फोकस हमारी यूनिवर्सिटी की डिसेबिलिटी पॉलिसी पर है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूल और सीबीएसई, इनमें क्या फैसिलिटीज हैं, किस किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर एक्ट का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, ये भी हम लोग इसको जो है पब्लिक डोमेन में लाएंगे। और फिर यदि कोई प्रश्न होंगे उसके भी उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे, ताकि सबकी जानकारी में रहे कि किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के, विद्यार्थियों के, चाहे वो किसी भी क्लास के हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से उनका स्कूल संबंधित है, सीबीएसई से या फिर जो हिमाचल बोर्ड से, ओपन स्कूल से वो पढ़ रहे हैं, नेशनल ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको। तो ये जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें चैप्टर 3 और 4, चैप्टर 3 एंड 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 शिक्षा को डील करता है और चैप्टर 4 स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को। और जहां तक हमारी हिमाचल डिसेबिलिटी पॉलिसी है, इसका नाम है द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस पॉलिसी में हमने क्या किया है कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसके जो प्रावधान यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो डायरेक्शंस हैं, और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इस बारे में जो अपने फैसले हैं, इनको हमने समाहित किया। और इसमें एक विजन भी शामिल किया है जो कि एज पर लॉ होना चाहिए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में या स्कूल्स में जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये एक नए तरीके का हमारा एडवोकेसी है, चीजों पर फोकस करना। और उसमें ये चीजें अब जो हमारे सामने उभर करके सामने आ रही हैं, इसका मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे पास चूंकि समय कम है, इसलिए मैं जल्दी इसको एक रैप अप जो है इसके लिए करूंगा। और इसमें अभी जैसा कि अभिषेक ने बताया कि इस पॉलिसी को राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने राजभवन में एक बहुत अच्छे समारोह में हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज और उनके साथ जो नॉन डिसेबल्ड हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, एक इंक्लूसिव हमारा ग्रुप है, वो जो स्टूडेंट सेंसिटिव हैं, वो भी हमारे साथ काफी स्टूडेंट थे। राज्यपाल ने भी और वाइस चांसलर ने भी कहा कि ये पॉलिसी एक अच्छा डॉक्यूमेंट है और इसको हमें कॉलेजेस में भी लागू करना चाहिए। और मैंने वहां पर राज्यपाल के सामने मांग रखी कि बाकी यूनिवर्सिटीज में भी इस सिमिलर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए, इसकी तरफ भी, क्योंकि वो चांसलर हैं, हमारे चांसलर भी हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज के भी चांसलर हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं,
उसमें भी ये पॉलिसी फ्रेम की जाए। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब जब इस्टेब्लिश होती है तो उसमें कास्ट, लैंग्वेज, क्रीड, नेशनैलिटी, स्टेट, रेस या डिसेबिलिटी, इसके आधार पर भेदभाव की कल्पना नहीं की जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होता था। आमतौर पर समाज में हम जाति के आधार पर भेदभाव देखते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव होता हो। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी ये आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पिछले संडे को भी हुआ। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए और स्टेट के ऊपर ये बहुत बड़े धब्बे हैं जो अभी भी हमारे यहाँ कंटिन्यू है। चाहे हमारे वाइस चांसलर हैं, चाहे हमारे चांसलर हैं, सेंसिटिव हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है इसमें या तो एक रिजिड माइंड है, एक स्टीरियोटाइप माइंड है नॉन टीचिंग और टीचिंग में काफी लोगों का, या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं, या वो ह्यूमन राइट्स को कोई वेटेज नहीं देना चाहते हैं। ये सारे कारण हैं। तो इसको लेकर के हमारी लड़ाई रोज चलती है कि बाकी हर प्रकार के भेदभाव से हमारा विश्वविद्यालय मुक्त है। किसी को इस आधार पर एडमिशन डिनाई कर दिया जाए कि वो हिंदू है या वो कोई क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन एडमिशन, रिजर्वेशन, हॉस्टल, उसको जो है खेल की जो सुविधाएं हैं या लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, इस आधार पर आराम से डिनाई कर दी जाती थी कि इन लोगों के लिए हमारे पास साधन नहीं है। तो ये सारी चीजें अब थोड़ा सा हमारे यहाँ परिवर्तन आया है और पूरे प्रदेश में भी परिवर्तन आया है। आज मैंने अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप भी जुड़ें। ये ठीक है कि मुझसे जो कन्फ्रंटेशन का हमारा मोड होता है, अगर बात नहीं सुनी जाए उससे किसी को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उद्देश्य भूल जाएं और जो काम हमें दिया गया है वो काम हम पूरा ना कर पाए। तो एक इसमें कहीं पर हो सकता है कि एक जैसा मैंने कहा कि माइंड रिजिड होता है या फिर कोई अज्ञानता होती है। तो शायद मैंने अभी देखा नहीं है, एजुकेशन बोर्ड से और कुछ स्कूल से मुझे वहां कहा गया था कि धर्मशाला बोर्ड से कि कुछ हमने अपने प्रिंसिपल्स के ग्रुप में भी डाला है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डाला है तो शायद प्रिंसिपल साहिबान भी ये बात सुन रहे होंगे और यूनिवर्सिटी के भी कुछ टीचर और स्टूडेंट जुड़े होंगे। इसमें इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, पुस्तकालय, हॉस्टल, खेल गतिविधि, योग, मनोरंजन, इन सभी मामलों में जो हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी उनके साथ जो भेदभाव अभी तक करती रही है, आज भी कई बार कर रही है, वो भेदभाव न करे, इसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। फ्री एजुकेशन के मामले में अभी तक भी फीस ले ली जाती है, जबकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये भी सारी चीजें इस एक डॉक्यूमेंट में आ गई हैं कि किसी के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट उसके लिए एक गाइड का काम कर सकता है। इसमें नीति दस्तावेज में हमारे जो टीचर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज हैं, उनकी बात भी है, लेकिन मैं ज्यादातर फोकस विद्यार्थियों के राइट्स के ऊपर करूंगा क्योंकि अभी हम फोकस शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं। टीचर्स और नॉन टीचिंग के लिए दूसरी फोरम्स हैं जिसमें कि वो लोग अपनी बात उठा सकते हैं। स्टूडेंट के जो फोरम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आमतौर पर मैंने देखा है कि वो जनहित के, विद्यार्थी हित के काफी इश्यूज टेकअप करते हैं, लेकिन जो हमारे दिव्यांग जो साथी हैं उनके इश्यूज नहीं उस तरीके से हाईलाइट हो पाते हैं। मैं सीधे अब मुद्दे की बात पर आता हूं। पॉलिसी मेरे सामने है। तो इसमें यह है कि सभी को बराबरी का हक होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और उनको हर प्रकार का इन्वायरमेंट या सपोर्ट दी जाएगी और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उसकी पर्सनल लिबर्टी और इंडिपेंडेंस का वायलेशन ना हो और उसको एक आम विद्यार्थी की तरह पढ़ाई के सारे अवसर मिलें।
उसको उसको जो है रीजनेबल अकोमोडेशन हो। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि जहां पर उचित लगता है उसके लिए जो हित में है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि जो कि पेपर अपने हाथ से लिख सकता है, चाहे डिसेबिलिटी उसकी कोई भी है, और वो एक्स्ट्रा टाइम मांगता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। यदि कोई लार्ज प्रिंट चाहता है तो उसको लार्ज प्रिंट दिया जाए। अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहता है तो वो उसको सुविधा दी जाए। अगर उसको धूप में बैठ करके दिखाई देता है और वो पेपर अपने आप लिखना चाहता है तो उसको धूप में बैठने की सुविधा दी जाए, या प्रॉपर लाइट दी जाए, क्योंकि कई हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कम लाइट में या शैडो में नहीं देख पाते हैं। या एक राइटर अगर आज हमें मिल गया तो कल वो राइटर चेंज करना चाहता है, तो वो रीजनेबल अकोमोडेशन में ये सारी चीजें आ जाती है। ये उसको सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसमें इसमें जो अब बात आती है शिक्षा की, हमारा जो इसमें सेक्शन 5.2 है ये शिक्षा को डील करता है। इसमें है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी डिसेबिलिटी के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित, एडमिशन से वंचित इसलिए नहीं किया जाएगा कि वह दिव्यांग है, वो जो है कैसे पढ़ेगा। अब उसमें उसकी डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है, वो ब्लाइंड हो सकता है, वो व्हील चेयर यूजर हो सकता है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है, वो प्रोफाउंड डेफ हो सकता है, वो लिप्रेसी क्योर्ड पेशेंट हो सकता है, या वो डेफ ब्लाइंड हो सकता है। ये तरीके तय करना कि किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाएगा ये विद्यार्थी तय नहीं करेगा, ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे पढ़ेगा। तो इस आधार पर उसको एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा। उसके लिए मॉड्यूल और जो भी फॉर्मेट उसके लिए जरूरी है शिक्षा के लिए, वो फॉर्मेट देना यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है। इसके साथ ही उसको लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, मनोरंजन के जो साधन हैं उसमें भी बराबरी की हिस्सेदारी उसको दी जाएगी। देखिए, अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में खेल के आधार पर कोई भी नीति नहीं थी कि जो खिलाड़ी बच्चे हैं हमारे, वो एक तो खेलने जाते नहीं थे, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन अब चूंकि उनका नंबर बढ़ा है और अभी स्टेट में भी उनके मेडल आए हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े भी होंगे, 5-7 गोल्ड मेडल भी लेकर के आए हैं स्टेट में, नेशनल में भी खेलने गए। तो अभी तक चूंकि इन्होंने ठीक ढंग से सूचना नहीं दी थी, तो इसलिए ये काम इनके मैं भी टेकअप नहीं कर पाया, और जब टेकअप करने का समय आया तो वो वाइस चांसलर हमारे बीच से राज्यसभा में जो है चले गए। लेकिन थोड़ा डिले हुआ, लेकिन ये काम भी हो जाएगा। खेल में भी 5% रिजर्वेशन मिलता है और इसको हमने अंडरलाइन किया है। ये 5% रिजर्वेशन एमफिल और पीएचडी छोड़ करके सभी क्लासेस में मिलता है। एमफिल और पीएचडी में हमने सुपर न्यूमरी सीट, ओवर एंड एबव सीट उसमें जो है क्रिएट कर दी है, यानी हर साल हर टीचिंग डिपार्टमेंट में एक सीट डिसेबल्ड बच्चों के लिए ईयरमार्क है, और उस पर कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं लगेंगे। लगे हैं पिछले साल, 1-2 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि शायद विश्वविद्यालय के ध्यान में भी आ गया है। और एक इसमें और जो पॉलिसी में नहीं है लेकिन उससे आगे का, क्योंकि यूजीसी कहती है कि 2 तरीके से पीएचडी हो सकती है। एक तो आप जेआरएफ हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के पात्र हैं, या आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तब हैं। कल को जो फ्यूचर में हमारे अभी जो बच्चों का जिनका एडमिशन हो गया है वो तो हो गया है, फ्यूचर में उनका एडमिशन फिर हो जाएगा मेरिट पर, लेकिन उनको डिग्री में कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ मैंने टेकअप किया है। 1-1.5 साल पहले भी किया था, लेकिन वो फाइल ठीक ढंग से नहीं परसी हुई कि इसमें कोई मैकेनिज्म निकाले। वो मैकेनिज्म सिर्फ जो है डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी, वो टीचर्स के कोटे के लिए भी, वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी, सभी में इंट्रेंस रखा जाए। जो बच्चे जेआरएफ हैं वो जेआरएफ के आधार पर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो जेआरएफ नहीं है उनका कंपटीशन डिसेबिलिटी में ही होगा, इस विद इन स्टेट होगा, डिसेबिलिटी में होगा, लेकिन वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है या नहीं है, जेआरएफ है या नहीं है,
उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ये अगली बार एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन होंगे, नहीं तो फ्यूचर में यूजीसी से उनकी डिग्री की मान्यता को लेकर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम हमें अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन की बात भी है। कितने % हॉस्टल एकोमोडेशन हो हमने नहीं कहा है इसमें, लेकिन हॉस्टल एकोमोडेशन जो है फ्री हो ये कहा है। अभी तक भी है कि किसी भी बच्चे को हॉस्टल डिनाई नहीं किया गया है। और यदि हम 5% हॉस्टल की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी एकोमोडेशन है 5% स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल में होंगे। तो हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल इनको प्रायोरिटी के आधार पर अभी भी मिल रहा है। लास्ट ईयर और इस साल भी किसी को हॉस्टल डिनाई नहीं किया गया, उनकी लिस्ट अलग बनी। एक रिसोर्स रूम, हमारे यहाँ एक्सेसिबल लाइब्रेरी है, लेकिन मैंने इसमें डाला है कि एक रिसोर्स रूम हो। रिसोर्स रूम में विद्यार्थियों के लिए, जो डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी हैं, अन्य सुविधाएं भी उनके लिए जुटाई जाएंगी। जैसे कि उसमें लैपटॉप्स होंगे, उसमें एंजल प्लेयर या डेजी प्लेयर जो हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए होगा, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होंगे, उसमें और भी इक्विपमेंट ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स के काम के होंगे, और उनकी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी होगी। अगर कोई रिकॉर्ड कराने हैं तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी उसमें होगी। ये भी प्रपोजल इस यूनिवर्सिटी की एक्सेसिबल लाइब्रेरी के लिए है। इसके साथ जो भी हमारा टोटल एनवायरनमेंट जो है, टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड हॉस्टल्स, ये बैरियर फ्री होना ही पड़ेगा। ये पॉलिसी का भी हिस्सा है और एक्ट भी कहता है। अभी इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है, लेकिन वो काम इतना ढीला और स्लो है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक की परंपरा रही है। बहुत ही सुस्त काम चल रहा है और काफी समय हो गया है इस काम को चलते हुए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि ये काम टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। नेक्स्ट वीक वाइस चांसलर उसकी रिव्यू मीटिंग रख रहे हैं। मैंने 2 बार उनसे बात की है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये काम जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लिफ्ट और रैंप और एक्सेसिबल टॉयलेट्स का जो भी हमारे यहाँ एज की सीलिंग है, अपर एज की, वो 5 इयर्स उसमें गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है। एक्ट भी कहता है, गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कई बार दिक्कत आती थी क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उसको एक डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को पता नहीं होता था और उनका एडमिशन ओवर एज कह के डिनाई कर देते थे। अभी इस डॉक्यूमेंट में आ गया है कि 5 इयर्स की उनको रिलैक्सेशन है, तो आराम से बच्चों का, क्योंकि लेट स्टार्टर होते हैं ये विद्यार्थी, देर में पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उनको ये फैसिलिटी या ये उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी आवश्यक सपोर्ट है, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअल और अदरवाइज इन क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट वुड नर्चर देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पोटेंशियलिटीज एट पार। जो भी कुछ और सपोर्ट हो सकती है, वो सपोर्ट सिस्टम को हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम जो भी केस टू केस बेसिस पर होगी या कलेक्टिवली होगी, वो भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। हम उसको, यूनिवर्सिटी की ओर से ये कमिटमेंट है कि ये उसको पूरा करेगा। टू इंश्योर दैट द टीचिंग टू पर्सन्स हु आर विद विजन डिसेबिलिटीज, हियरिंग डिसेबिलिटी और deaf blind is imparted are imparted in a most appropriate language and modes and means of communication। जैसे कि ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल में या कंप्यूटर पर या स्मार्ट क्लासरूम में उनके लिए अप्रोप्रिएट मोड्स एंड मीन्स अवेलेबल हो जाते हैं, वो इनके लिए इसमें हमने डिफाइन नहीं किया है। थोड़ा सा आगे डिफाइन भी किया है, लेकिन ये चीजें भी इसमें, मैं इसका डिटेल में प्रपोजल दे रहा हूं ताकि ये भी इसमें चीजें शामिल हो जाएं कि अगर किसी विद्यार्थी को कंप्यूटर पर अपने एग्जाम देने हैं तो वो कंप्यूटर पर एग्जाम दे सकता है, वो ब्रेल में देना चाहे तो ब्रेल में दे सकता है, और अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है वो साइन लैंग्वेज में, या कि जो हमारे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके जरिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डेफ विद्यार्थी हैं पूर्ण रूप से, जो जिनको सुनाई नहीं देता है, जो श्रवण बाधित हैं, उनकी ग्रामर बहुत
कमजोर रह जाती है कि जो सुनते नहीं है तो उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उनकी रहती है। तो ऐसे में उनको अगर साइन लैंग्वेज से वो इंटरप्रेट कर पाते हैं तो इंटरप्रेटर लगा करके साइन लैंग्वेज में उनका एग्जाम ले लिया जाए। क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्रीस से, यूनान के एक प्रोफेसर थे, उनसे पूछा था कि आपके यहाँ किस प्रकार से इवेल्युएशन होता है स्टूडेंट का। तो उन्होंने कहा था कि जो जिस फॉर्मेट में, क्योंकि हम उसकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल को असेस नहीं कर रहे हैं। उसकी नॉलेज उसके ब्रेन में होगी, उसके हाथ में या उसकी जुबान पर नहीं होगी। तो वो जिस फॉर्मेट में देना चाहता है वो उस फॉर्मेट में एग्जाम दे सके। ये भी थोड़ा सा भी बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका लाभ होगा। प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्टेशन facilities to the student with disabilities from the city and hostels to the campus and back। अभी भी ये सुविधा चल रही है, यूनिवर्सिटी की बसों में टिकट नहीं लगता है, और जो हमने वैन की सुविधा दी हुई है हॉस्टल और हॉस्टल से लाना और वापस छोड़ना, इसमें हमने एक डेडिकेटेड की बात की है कि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हो, क्योंकि संख्या ज्यादा बढ़ रही है। और ये भी मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि वाइस चांसलर ने इस पे हमें आश्वासन दिया है। और एक promote teaching and research in disability studies by establishing a department of disability studies and research और center for disability studies and research। ये भी प्रपोजल मैंने पहले भी दिया था, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़े। अभी मुझे लगता है कि शायद ये समय फिर आया है और हमने पॉलिसी का हिस्सा भी रखा है। तो ये जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि उसमें डिसेबिलिटी में स्टडी भी हो और उस पर रिसर्च भी हो। और भी कई चीजें हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ हम एमओयू करें, और जो मैंने बताया कि साइन लैंग्वेज और इन सारे मीन्स एंड मोड्स। फिर आ गया प्रोवाइड ई बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट लाइक लार्ज प्रिंट एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस टू द स्टूडेंट विद, ये भी मैंने बता दिया। और जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने पहले भी लिख करके दिया था, लेकिन उस पर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की हिच है, वो हिच भी मैंने अभी रिटर्न में दूर कर दूंगा। उसमें है कि यूनिवर्सिटी की जितनी बुक्स हैं उनको डिजिटाइज कर दिया जाए। डिजिटाइज करने का मतलब है कि डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए, एक क्लिक ऑफ माउस से वो सारी बुक्स हमारे कंप्यूटर में आ जाएं, हमारे लैपटॉप पर आ जाएं। तो इसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का कहना था, ऑफिसर्स का, कि इसमें इशू कॉपीराइट का होता है, क्योंकि बुक पे भी लिखा होता है कि किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑडियो है, वीडियो है, कॉपीराइट्स जो है रिजर्व होते हैं और बिना उसकी रॉयल्टी पेमेंट किए या परमिशन लिए उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन शायद यूनिवर्सिटी में या हिमाचल में बड़े कम लोगों को पता है कि मोरक्को की कैपिटल में एक ट्रीटी हुई थी, मराकश ट्रीटी बोलते हैं उसको। उस मराकश ट्रीटी में भारत एक सिग्नेटरी भी था, हस्ताक्षर भी किए थे और उसको रेटिफाई भी किया है। उसमें है कि जो ब्लाइंड लोगों के लिए या विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो भी प्रिंटेड मटेरियल है उस पर कॉपीराइट नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का रीडिंग मटेरियल होगा वो कॉपीराइट नहीं रहेगा। मैंने उसका जो भी रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर दिया है, ताकि यूनिवर्सिटी को मैं एक प्रॉपर वे में ये कन्विंस कर सकूं कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं, प्रिंटेड रिसोर्सेज हैं, वो डिजिटाइज हो सकते हैं। ये कॉलेजेस में भी लागू करना पड़ेगा, स्कूल्स में भी करना पड़ेगा। और इसमें जो मराकश ट्रीटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने इन बच्चों के लिए एक अच्छा रास्ता खोल दिया। और ये सारी चीजें जो है डिजिटाइज हो जाएंगी, फेस्ड मैनर में होंगी, लेकिन आने वाले समय में हो सकती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की या जो भी स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप मिलती है यूनिवर्सिटी से, अभी तक उसमें कोई दिक्कत आमतौर पर नहीं आती है सिग्नेचर वगैरह करने में, क्योंकि कहीं रजिस्ट्रार के चाहिए होते हैं, कहीं एचओडी के हैं, कहीं पर हॉस्टल के वार्डन के हैं, दिक्कत नहीं आती है। फिर भी हमने इसको पॉलिसी में डाल दिया है कि टू असिस्ट और अरेंज टू ऑब्टेन स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज टू द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। फिर एक है
to make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities. हमारे करिकुलम वगैरह में थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत है और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी जरूरत है। जैसे मैंने कहा, एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या जरूरत है, जिस एक्सेसिबल फॉर्मेट में स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है वो फॉर्मेट हमारी यूनिवर्सिटी लागू करे, सिर्फ स्क्राइब पर, राइटर पर डिपेंडेंस ना रहे और ब्रेल में या साइन लैंग्वेज में या जो है अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर पर, उसमें भी एग्जाम देने की सुविधा हो। और जो भी हमारे करिकुलम है उसको भी एक बार रिविजिट किया जाए, एक बार उसका परीक्षण किया जाए और उस परीक्षण से जो कुछ भी निकलेगा उसमें हम चाहेंगे कि वो एक कमेटी बने और उसको मॉडिफाई भी किया जाए और हमारी एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सारा उसको जो है अपनी स्वीकृति भी दे और उसमें ह्यूमन राइट्स या डिसेबिलिटी लॉ पर हम फोकस करें। अभी तक जो हमारी फॉर्मेट है या जो हमारा करिकुलम है उसमें इस अप्रोच को बड़े लिमिटेड स्तर तक रखा गया है। जैसे ई सीरीज दे देते हैं जिसमें कि विजुअल इनपुट होता है ब्लाइंड बच्चों के लिए, ये तो ई सीरीज के पेपर्स आ जाते हैं, या कुछ और भी छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन अभी वो ठीक ढंग से नहीं है। एक और भी जो है, जो अभी तक भी दिक्कत आती है कि राइटर्स का, स्क्राइब का पूल नहीं बनाया है यूनिवर्सिटी ने। मैंने कई बार लिख करके भी दिया, अभी वाइस चांसलर ने राजभवन में भी गवर्नर साहब के सामने भी बोला कि हम एक पैनल बनाएंगे। उस पैनल बनाने में दिक्कत क्या आती थी कि उनको पेमेंट करना पड़ेगा जो स्क्राइब्स या राइटर्स होंगे। यूनिवर्सिटी ने अश्योर किया है कि अब ऐसा हो जाएगा। यदि ये हो जाता है तो हमारे जो भी परीक्षार्थी हैं वो उनको जो राइटर मिलेगा उसकी क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट से ज्यादा नहीं होगी। और अगर जब तक पूल नहीं बनाती है हमारी यूनिवर्सिटी तब तक वो कोई भी स्क्राइब लेकर के आएंगे और उसको अलाउ करना पड़ेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का 2018 का आदित्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें डिसाइड हुआ था, जिसके की अनुपालन के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग और यूजीसी ने सारे राज्य सरकारों को कहा था। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना था और एक रॉन्ग नोटिफिकेशन, इलीगल नोटिफिकेशन एक क्लास जूनियर वाली निकाल दी थी। उसको मैंने पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट के साथ काफी कन्फ्रंट किया और वो नोटिफिकेशन उनकी विड्रॉ हुई और एज पर लॉ जो नोटिफिकेशन निकाली गई है वही अभी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में और स्कूल्स में लागू होती है। कई जगह स्कूल्स में अभी भी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोशिश है हमारी कि बाई परसुएशन, बाई कोर्ट या बाई द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हम उसको लागू कराएं। लेकिन वो लागू हम तभी करा पाएंगे जब हमारे विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स जागरूक होंगे, तभी वो बहस कर पाएंगे, कन्फ्रंट कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर खुद से अज्ञानता रही तो फिर मुश्किल होगा। और इसमें जो है 3 घंटे के पेपर पर 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा जो मिलता है उसको एक बार फिर हमने अंडरलाइन कर दिया है कि वो टाइम भी मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज डेटेड ये 11 फरवरी 2015, ये हमारे यहाँ इसको 2013 वाली गाइडलाइंस को 11 फरवरी 2015 की गाइडलाइंस हिमाचल ने उसको अडॉप्ट किया है। इसके लिए भी मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा था, तब ये अडॉप्शन हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। तो ये लागू होती हैं जब तक कि पूल नहीं बनाते हैं। अगर पूल बनाएंगे तो 2018 की नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी, जिसमें कि राइटर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए उस कैंडिडेट से। फिर आता है ये कौशल विकास। द यूनिवर्सिटी वुड एक्सटेंड द फॉलोइंग सर्विसेज: फ्री कोचिंग टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये हमने काफी दिनों से ये मामला उठाया हुआ है। हम बच्चे हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, काफी दिनों से दबा हुआ है। उसमें भी एक मेजर इशू था, उसमें एक्सेसिबिलिटी का इशू था, जिसके बाद ये काफी कुछ काम यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और जो कुछ भी अभी
कोचिंग का सिस्टम है, उसमें पेड कोचिंग है, कुछ लिमिटेड लेवल पर कोई रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन मेरा कहना है कि कुछ सर्टेन सीट्स, वाइस चांसलर ने भी इस पे सहमति जताई है कि हम देखेंगे कि कहां से फंड्स का इंतजाम होता है या कहां से हम सीट्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के। तो मुझे लगता है कि ये भी संभव हो जाएगा। और फॉर्मुलेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या सॉफ्ट स्किल्स इस तरीके के प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटी चलाएगी। और जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हमारे यहाँ डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट स्किल या स्किल डेवलपमेंट के कोई भी प्रोग्राम नहीं है, जबकि कौशल विकास निगम इस पर फोकस करता है। और लोन जो है, एजुकेशनल लोन जो मिलता है, वो यूनिवर्सिटी उसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और या तो उसके लिए बैंक से सॉफ्ट लोन दिलाए या गवर्नमेंट से बात करे। और एक जैसे कि गवर्नमेंट डिसेबल्ड लोगों को, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए लोन देती है, उस प्रकार का कोई या तो अपने इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस से या गवर्नमेंट से या कोई मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे जो बच्चे खास करके साइंसेज में जो नॉन सब्सिडाइज्ड में जाते हैं उनको आसानी हो जाए। और उसमें लोन की जरूरत इसलिए ज्यादा हमारे यहाँ पड़ेगी नहीं क्योंकि आमतौर पर ये एजुकेशन फ्री है। फिर भी खुद के सर्वाइवल के लिए अगर जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, के बारे में आ जाता है, जिसके ऊपर मैं कोई ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा कि कोई अगर एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी मैं इस पर नहीं जाऊंगा। अगर जुड़े हैं तो चैट बॉक्स में प्लीज आप पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन होता है तो। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हम सब जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में यूजीसी की एक बाइंडिंग थी कि शिकायत निवारण अधिकारी लगाया जाए, नॉमिनेट किया जाए, डिजिग्नेट किया जाए। तो जिन सज्जन को शिकायत निवारण अधिकारी लगाया हुआ है वो हमारे डीन हैं, लेकिन आज तक इस विषय में, डीन ऑफ स्टडीज हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, डीन ऑफ स्टडीज हैं, लेकिन शायद उन्होंने आज तक कुछ भी इस विषय में नहीं किया, एक कदम भी नहीं उठाया। और स्टूडेंट को मिसलीड करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना या उनको सपोर्ट सिस्टम देने की बजाय उनके कामों को में रोड़ा अटकाना, ये हमारे शिकायत निवारण अधिकारी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज का आज तक का योगदान रहा है। इसमें मैंने डाला है कि एक शिकायत निवारण सेल बनेगा और शिकायत निवारण अधिकारी लगेगा। और इसमें जो है, इसमें सेक्शन 23(1) ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और इसमें जो जिसको भी डिजिग्नेट किया जाएगा, मैं ये इंश्योर करूंगा, मैंने डॉक्टर सिकंदर से बात कर ली थी कि जिन सज्जन के पास ये जिम्मेवारी है वो उनको बिल्कुल ना दी जाए, वरना बेसिक पर्पस इस एक्ट का और इस पॉलिसी का डिफीट हो जाएगा। तो किसी अन्य व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी जाए और उसमें जो नोडल ऑफिसर फॉर डिसेबिलिटी है वो उस सेल का मेंबर सेक्रेटरी होगा, यानी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेल को चलाने की वो नोडल ऑफिसर की होगी। इसमें 2 परमानेंट टीचर्स, 1 मेल टीचर्स और एम्प्लॉई, 1 मेल एंड 1 फीमेल इसमें होने चाहिए। इसको मैं लेटर अभी दे दूंगा ताकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अभी जल्दी इस सेल का भी जो है गठन हो जाए। 2 टीचर्स, इसमें 2 टीचर्स या एम्प्लॉइज होंगे, एक मेल और एक फीमेल, जिनको की थोड़ी कानूनी जानकारी डिसेबिलिटी के मैटर्स की हो, वो इसके मेंबर्स होंगे। 2 कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक मेल और एक फीमेल, वो इसके मेंबर होंगे। इसमें 2 स्टूडेंट, 1 मेल एंड 1 फीमेल, वो भी इसके मेंबर्स होंगे इस सेल के, ताकि मेन इसके स्टेक होल्डर तो वो लोग हैं, एम्प्लॉइज के तो काम हो जाते होंगे और उनको उठाने के लिए थोड़ी फोरम भी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर है और
वो स्टूडेंट अभी तक ऊपर नहीं आया है कि वो जो है जो मेंबर्स विद डिसेबिलिटीज होंगे, लेकिन ये स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज होंगे। इसके अलावा एक एक किसी एनजीओ से जो डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल मेंबर उस किसी एनजीओ का होगा, ताकि हमें किसी एक्सटर्नल मेंबर की एडवाइस और गाइडेंस भी मिल सके। और जैसा मैंने बताया कि नोडल ऑफिसर जो है, नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और स्टूडेंट का कार्यकाल 1 साल का होगा, क्योंकि स्टूडेंट पास आउट भी हो जाते हैं। और इनमें हर प्रकार की सपोर्ट सिस्टम जुटाना, उनकी शिकायतों का निपटारा करना, और अगर शिकायतें उनकी नहीं दूर होती हैं तो वो वाइस चांसलर के पास अपील कर सकते हैं। और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के भीतर उनका शिकायत निवारण हो जाए। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है, जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाएगी। क्या होगा? प्लीज अपना किसी ने अगर अनम्यूट कर दिया है तो म्यूट कर दें प्लीज, है ना। तो ये एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट है, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और ये जो सेल होगा, ये सारा रिकॉर्ड वगैरह रखेगा, वो ऑफिशियल काम है। और ये हेल्थ की, कल्चरल, रिक्रिएशन, योगा, स्पोर्ट्स, इसमें भी बराबर के अधिकार मिलेंगे। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होगी, जिसमें योग का एक बड़ा कोर्स है। जैसे हमारे बहुत से यंग फ्रेंड्स जो हैं, वो विजुअली इंपेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं, वो योग करना चाहते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने योग में अप्लाई किया हो। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने योग में अप्लाई किया, उनके साथ आनाकानी हुई, फिर काफी कन्फ्रंटेशन के बाद उनको जो है एडमिशन मिला। लेकिन ब्लाइंड ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसका राइट है, उसका अधिकार है। एज पर एक्ट आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको अपने कोर्स को रीस्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा और नए मॉड्यूल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि ब्लाइंड, या जिसके दोनों पैर नहीं है, या व्हीलचेयर यूजर है, या दोनों हाथ नहीं है, या एक हाथ नहीं है, उनके लिए क्या मॉड्यूल्स हो, ये योग में हमें देखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। और ये मुख्य तौर पर हमारे अच्छा, दूसरी बात है कि ये तो हमारे कोर्सेज में योग और स्पोर्ट्स को लेकर के भी अगर कुछ कहीं पर करना है तो वो भी करने की जरूरत है। इसमें हमने जो कुछ अभी काम हो चुके हैं वो भी हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा रखा है कि वेबसाइट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट GIGW 2.0 जो हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस हैं, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट की हैं, और उसी के आधार पर हमारा पोर्टल, यूनिवर्सिटी पोर्टल, उसी के आधार पर एक्सेसिबल है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, EPUB, अभी जो हमारे कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कैन्ड कॉपी होती है, PDF नहीं होता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन जिसको हम EPUB कहते हैं, EPUB, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR बेस्ड PDF फॉर्मेट्स, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इनको भी इनकॉर्पोरेट करे इन सॉफ्टवेयर या सिस्टम को, ताकि जो विजुअली इंपेयर्ड हैं वो भी वेबसाइट पर इनको डाउनलोड कर सकें और आसानी से उसको पढ़ सकें। ये फैसिलिटी अभी हमारे यहाँ नहीं है। रैम्स है और ये व्हीलचेयर की फैसिलिटी है, और ये सारी चीजें तो हम सब जानते हैं कि ये काम चल रहे हैं। एक्सेसिबल टॉयलेट वगैरह के भी हैं, स्लो है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में होंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि उसके लिए एक विल पावर चाहिए, और उस विल पावर को हम देख रहे हैं, अभी फिर से वो स्ट्रांग हो रही है। और फिर जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए ई-बुक्स हैं, और जो भी उनके लिए ई-रिसोर्सेज हैं, फिर जो हमारे जितने कॉरिडोर्स हैं उसमें टैक्टाइल पेवर्स हों, और भी दूसरी चीजें जो, अब जैसे हमने टॉकिंग ATMs की बात की थी कि ATM टॉकिंग होने चाहिए, ब्लाइंड बच्चों को दिखना है। एक आध इन्होंने ATM टॉकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और उसके बाद में मेंटेनेंस नहीं हुई, वो कोर्ट के डर से किया था। हम फिर
उसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारे एटीएम्स ब्लाइंड लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएं और स्मार्ट केन्स भी हमारे रिसोर्स रूम का हिस्सा हो, क्योंकि सेंसर वाली स्मार्ट केन्स अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत है तो वो हमारा जो रिसोर्स रूम है वहां पर ये चीजें अवेलेबल हों। जो स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट, जो चीजें हाई सपोर्ट के लिए चाहिए वो चीजें भी हमारी यूनिवर्सिटी दे। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो भी शुरू हो। अभी जैसे हमने सोचा है कि जिस दिन भी वाइस चांसलर शिमला में होते हैं और उनसे हमें टाइम मिल जाता है तो डीन, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स और जितने एआर और डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं उनकी एक वर्कशॉप, चाहे वो 2 घंटे की क्यों ना हो, उनकी सारी क्वेरीज हम सेटल कर दें, उनको हम ये पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक एक पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को, जो हमारे विकलांग विद्यार्थी हैं, उनको जैसा व्यवहार अभी तक होता है यूनिवर्सिटी में बिल्कुल निगेटिव और कई बार हरासमेंट होता है। अब हालात थोड़े सुधर रहे हैं लेकिन वो फिर थोड़ा सा और, क्योंकि कानून हमेशा सारे काम नहीं कर पाता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हमें बाई परसुएशन भी अपने प्रयास करने होते हैं। तो ये भी जो है हमारी कोशिश है कि अभी ये मीटिंग नेक्स्ट वीक अगर हो सकती है तो नेक्स्ट वीक हो जाए और जिस एडवांस रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट, स्किल, मेरिट्स एंड एबिलिटीज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और उनको हम रिकॉग्नाइज भी करें। अभी तक भी रिकॉग्निशन होता है लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। जब प्रोफेसर सिकंदर वाइस चांसलर थे तो एक आध बार उन्होंने जो हमारे अचीवर्स थे स्टूडेंट उनको ऑनर किया था, लेकिन उनका ड्यू रिकॉग्निशन उनको मिले, इसके बारे में भी हमारी कोशिशें होंगी। तो और जो हमारे एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स हैं वो मैंडेटरी रहें, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, नहीं तो मैं हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड पर आता हूं। इसके ज्यादा पॉइंट्स नहीं है लेकिन थोड़े से पॉइंट्स हैं। कोई अगर क्वेश्चंस हैं इस बारे में? चैट बॉक्स मैंने देखा नहीं है। जी सर। या दीक्षा इनको बाद में ही ले लें? हाँ जी सर, जैसे आप कहें। इनको बाद में ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको समअप कर देता हूँ एजुकेशन बोर्ड को, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ स्कूल के भी प्रिंसिपल साहिबान भी जुड़े हैं, कुछ हो सकता है टीचर्स भी जुड़े हों, तो अच्छा रहेगा कि हम स्कूल्स की बात पहले ले लें। देखिए, जो हमारे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जो धर्मशाला का है, इसने अभी 4 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाली। मुझे ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई थी कि आखिरकार जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशन बोर्ड कैसे वायलेट कर सकता है। एजुकेशन बोर्ड ही नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया। लास्ट ईयर जो एक इलीगल नोटिफिकेशन निकाली थी, तो मैंने मीडिया में यही क्वेश्चन किया था कि कोई गवर्नमेंट एक इलीगल नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकती है। कोई बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड जिसके साथ हजारों बच्चों की किस्मत जुड़ी हुई है, जिसमें सैकड़ों बच्चे हमारे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप इलीगल नोटिफिकेशंस कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई कमेटी में आपकी डिसेबिलिटी की एडवाइस देने वाला नहीं होता है? या सिर्फ ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी से सब कुछ बना लेते हैं, या कहीं से बारो कर लेते हैं? मुझे बताया गया कि सीबीएसई की गाइडलाइंस से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था और उसको काफी हद तक कॉपी पेस्ट भी किया था। सीबीएसई की गाइडलाइंस अगर गलत है तो बोर्ड अपनी गाइडलाइंस कैसे गलत बना सकता है? इनको तो लॉ ऑफ द लैंड मानना पड़ेगा। कल को कोर्ट अगर सीबीएसई को झटका देगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये हुआ। अभी उसकी डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगा। इस 4 फरवरी की जो नोटिफिकेशन है उसमें है स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशंस टू द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और डेरोगेटरी है, और जिसको हम मतलब बिलो डिग्निटी, मतलब उसकी डिग्निटी, उसके राइट्स जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की बजाय उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। इसमें लिखा है 4.13 ब्रैकेट ए,
admission to examination or of persons with bench bar disability, physical disability, locomotor, admit him/her to the matriculation senior secondary ब्रैकेट में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ग्रुप एज ए रेगुलर SOS कैंडिडेट। अब इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या दिमाग है, मुझे काफी उस समय जो है नाराजगी थी और मैंने कई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जो कि बाद में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए बोर्ड के लिए, लेकिन सच में ये कितनी गलत बात है। कोई विद्यार्थी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसको व्हील चेयर यूजर है, वो बैसाखी से चलता है, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसके दोनों पैर नहीं है, उसको आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटी तक उसके टैलेंट को आप कैसे लिमिटेड कर सकते हैं, कैसे कन्फाइन कर सकते हैं कि तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना है? हु इज बोर्ड टू डिसाइड द करियर और फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी? अभी तो आईपीएस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, अगर बोर्ड के हमारे साथी सीनियर लोग, रिस्पेक्टेड लोग सुन रहे हैं, आईपीएस में इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए अभी जजमेंट दे दिया है। आप कहते हैं कि वो साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत ही हैरान करने वाली और गलत बात है। ये लॉ ऑफ द लैंड है, उसके खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये कोर्ट में टिक नहीं सकता। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। The physical disability locomotor examinees have the option to study one language out of, ये ऑप्शन दिया है, इसकी जरूरत क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसका ब्रेन, उसका आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंस तो बिलो नहीं है, उसका आईक्यू लो नहीं है, उसको व्हील चेयर यूजर है या हाथ नहीं है या पैर नहीं है, उसको आप ऑप्शन लैंग्वेज पढ़ने के लिए, इसका मतलब है आप अंदर से कहीं चैरिटी, करुणा, दया दिखा रहे हैं कि व्हील चेयर यूजर है, ये 2 लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है, इसके 1 हाथ या 2 हाथ नहीं है, ये 2 लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है, जो भी कुछ है। एग्जामिनर्स हैव ऑप्शन टू स्टडी 1 लैंग्वेज आउट ऑफ इंग्लिश, हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी वो दोनों पढ़ना चाहता है, ऑप्शन आपने दिया है वो दोनों पढ़े, लेकिन ऑप्शन दिया क्यों है? इसका मतलब है कि आप उसके साथ एक सिंपैथी दिखा रहे हैं कि बेचारे कैसे 2 लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी से कहा था। हमारे यहां अभी जुड़ी हुई है अंजना ठाकुर। ये बहुत ही, मतलब मैं अंजना से और हमारे जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, इतने ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं कि मैं इसको एक रोल मॉडल के तौर पर देखता हूं। और रामपुर कॉलेज में इसने और प्रतिभा ने, जो विजुअली इंपेयर्ड है, दोनों PhD स्कॉलर है, जब अपनी बात कही, अपनी हिस्ट्रिकल, बच्चे हैरान हो गए और तालियां ही तालियां बजती रही। अंजना हमारी यूनिवर्सिटी से बॉटनी में जो है JRF है, और अगर बोर्ड की क्या हुआ कि वो BSc में जब थी तो उसका एक एक्सीडेंट, जो इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया उसका बिजली के करंट से, उसका दाहिना हाथ जिससे लिखती थी वो काट दिया गया, ठीक है। लेकिन उसने उसके बाद BSc बहुत अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट डिवीजन में, MSc बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से, और वो PhD में आ गई। PhD में फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF हो गई, यानी कि उसका दिमाग देखिए। और अगर वो एजुकेशन बोर्ड की माने तो उसको मैट्रिकुलेशन या +2 में एडमिशन नहीं मिलता। ये दिमाग की गरीबी होती है, जो कि हैरान करने वाली बात है। वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा BSc में उसका मेजर एक्सीडेंट होने के बाद लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, वो अगर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है एजुकेशन बोर्ड की मानसिकता पर। और ऐसे बच्चों को जो सोशल साइंसेज में है या ह्यूमैनिटीज में है, उनको कहा जाए कि आप एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन है आपके पास पढ़ने का, आपके पास एंड एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस आउट ऑफ संस्कृत, उर्दू वगैरह वगैरह, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन देने की। ये सिंपैथी की जरूरत नहीं है। इनको आप, इनके पोटेंशियल को आप खिलने का मौका दें, आने का मौका दें। आप तो उसको ऑप्शन दे करके आप उसको सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट में कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट में म्यूजिक, वोकल और ये वगैरह वगैरह ऑप्शन दे दिए हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसमें जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको आपने मैथमेटिक्स में भी ऑप्शन दे दिया, उसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो। भाई क्या जरूरत है?
उसके हाथ नहीं है तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल लिम्ब आते हैं। अगर उसके पैर नहीं है, उसके वो बेड रिडन है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने में कौन से हाथ की जरूरत होती है या पैर की जरूरत होती है? ये बहुत ही इररेशनल, कोई इसके पीछे रैशनल नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों ने बना दिया है जो ह्यूमन राइट्स या डिसेबिलिटी राइट्स समझते नहीं है। और हैरान करने की बात है कि ये वर्षों से ये लोग एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के और उनके पेरेंट्स के साथ। इसके अलावा जो मुद्दे मैंने उसको लेकर के बोर्ड से बात की थी, लास्ट ईयर भी बात की थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने हाईएस्ट टेबल पर उठाया था लेकिन नहीं सुना गया। दिसंबर में मैंने मीडिया में भी गया था, फिर भी नहीं सुना। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा और उसको मैंने मीडिया में रिलीज किया। और आप सबके ध्यान के लिए दैनिक भास्कर में ये मेजर स्टोरी छपी थी। उस स्टोरी को हाई कोर्ट के जज जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने उसकी कॉग्निजेंस ली। वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरपर्सन है और वो कोर्ट की कमेटी है। उसने उसकी कॉग्निजेंस ली और बोर्ड को एक लेटर लिख करके, एजुकेशन सेक्रेटरी को एक लेटर लिख करके उनसे जवाब मांगा। और पूछा कि आपने इसके ऊपर, इस न्यूज में जो भी कंटेंट है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। अब बोर्ड के सामने कोई और चारा नहीं था रिलीफ देने के। उन्होंने विद इन नो टाइम, मुझे लगता है 2 दिन के भीतर वो नोटिफिकेशन निकाल दी। और जो इश्यूज मैंने टेकअप किए थे उसमें, जो सिर्फ स्क्राइब के बारे में थे कि वो राइटर एक क्लास जूनियर होना चाहिए, उसी स्कूल का होना चाहिए, वो बार बार राइटर चेंज नहीं कर सकता, ये सारी फालतू की बातें थी जो कि कोर्ट में टिक नहीं सकती थी क्योंकि अगेंस्ट लॉ थी। तो वो जो है वो सारा इन्होंने जो है उसको जो है विड्रॉ कर लिया, उसको डिलीट कर दिया और एक नई नोटिफिकेशन संशोधन निकाल दिया। लेकिन अभी तक भी एजुकेशन बोर्ड ने पैनल या पूल बनाने के लिए बात नहीं की। भाई राइटर की दिक्कत क्यों आएगी बच्चों को? वो हायर क्वालिफिकेशन का अपनी मर्जी से ढूंढ के नहीं लाते हैं, उनको मिलता नहीं है इसलिए ढूंढ के लाते हैं। आप पूल बना दें। आप अभी इसमें क्या हुआ कि उसके बाद हाई कोर्ट ने मुझसे पूछा कि आप क्या इससे सेटिस्फाइड हैं इतने से, या कुछ और आप कहना चाहते हैं? तो मैंने उसको सिर्फ एचपी बोर्ड तक कन्फाइन नहीं किया, एचपी यूनिवर्सिटी को उसमें स्पेयर कर दिया क्योंकि एचपी यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी भी बना दी और उसका इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया। लेकिन उसमें सीबीएसई, नेशनल ओपन स्कूल, स्टेट ओपन स्कूल और स्टेट बोर्ड, इन सबके जो डिसेबिलिटी पॉलिसी या गाइडलाइंस हैं, इन सबका थॉरो पोस्टमार्टम करके मैंने एक रिप्रेजेंटेशन मेल कर दिया है हाई कोर्ट को। और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही फिर से नोटिस इशू होंगे इन सारे कंसर्न्ड जो एकेडमिक बॉडीज हैं, जो बोर्ड्स हैं, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और वो जानबूझ करके करते हैं ऐसा कई बार लगता है, लेकिन वो इग्नोरेंस में करते हैं या रिजिड माइंड में करते हैं। एक स्टीरियोटाइप माइंड हो जाता है, उस स्टीरियोटाइप माइंड से वो लोग ऐसा करते हैं। ये चीजें जो है और देखो बोर्ड ने जो कुछ भी जो है अगेंस्ट लॉ किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो एज पर लॉ कहता है ले डाउन एनी अदर फॉर्मेट, अगर उसको टाइप से अगर वो टाइपराइटर से, कंप्यूटर से टाइप देना चाहता है, किसी और फॉर्मेट में टाइप देना, वो एग्जाम देना चाहता है तो एग्जाम दे सकता है। ले डाउन एनी अदर फॉर्मेट फॉर असेसिंग द एग्जामिनीज एकेडमिक एबिलिटी एंड डिक्लेयर हिज हर रिजल्ट। अगर वो साइन लैंग्वेज से, हम इंटरप्रेटर करते हैं एज एक्टिविस्ट कि वो साइन लैंग्वेज में देना चाहता है एग्जाम, इसमें तो दिया है ले डाउन एनी अदर फॉर्मेट, टाइप रिटन के अलावा भी। लेकिन कौन देता है? एक भी स्कूल में अगर कंप्यूटर पर अलाउ करें तो बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हैं, ब्रेल में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो ये अभी हम हाई कोर्ट के माध्यम से हमें कराना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और अगर तैयार है तो वो बड़े लिमिटेड वे में तैयार है, री एग्जामिन नहीं कर रहा है अपनी इस जो इन्होंने फालतू की 4 फरवरी वाली गाइडलाइंस जो निकाली हुई है। कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन काफी चीजें इसमें जो है सही नहीं है। ऐसे ही विजुअल डिसेबिलिटी वालों को कहा है कि आप एक लैंग्वेज पढ़े। क्यों एक लैंग्वेज पढ़े? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकता है।
जो और लैंग्वेज होती, मुझे स्कूल लेवल पे नहीं पता है कि संस्कृत, उर्दू, तमिल वगैरह की क्या पोजीशन है, लेकिन अगर वो चाहे, ब्लाइंड को क्या दिक्कत है, आप उसको ई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको डेजी प्लेयर, एंजल प्लेयर देंगे नहीं, उसका ई कंटेंट के लिए आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है। 4 जो आपने स्कूल, जो मेरी हाई कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से जो 4 स्कूल जो है इंक्लूसिव स्कूल डिक्लेयर हुए थे, पोर्टमोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नाहन, नगरोटा बगवा और जोगिंदर नगर, उसमें कोई फैसिलिटी बोर्ड ने या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है। बड़े शर्म की बात है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी फिर सिर्फ नाम मात्र के लिए कर दिया कि हमने कर दिए, वो इफेक्टिव नहीं है, वो आप करेंगे नहीं। और आप कहेंगे कि लैंग्वेज है, भाई उसको 2 लैंग्वेज का आप ई कंटेंट दे दो। आप उन बच्चों को जो भी कोई वहां पर है, जो टीचर देखता है, उनको सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर में उसको उसकी मेंबरशिप के लिए कर दो। बच्चों को 2 क्या, आप 3 लैंग्वेज पढ़वा लो, बच्चों को पढ़ने, दिमाग में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ बोर्ड मानता है सिंपैथी कि ये दिव्यांग हैं बेचारे, ये चल नहीं सकते, तो 2 लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, लोकोमोटर है तो ये कैसे पढ़ेंगे, ब्लाइंड है तो ये कैसे, सब कुछ कर सकते हैं। और जो राइटर वगैरह की दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें जो है इन्होंने जो है लागू कर दी हैं, वो अब दिक्कत नहीं आएगी। सर्कुलेट भी मुझे विश्वास है कि सर्कुलेट हो गया होगा। फिर भी जो लोग सुन रहे हैं, चाहे टीचर्स और चाहे स्टूडेंट्स, वो कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो नोटिफिकेशन भी मुझसे मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसमें है कि द विजुअल इंपेयरमेंट, ब्लाइंड और लो विजन एग्जामिनीज विल बी प्रोवाइडेड सेपरेट ई सीरीज, जो विजुअल इनपुट के होते हैं उसमें सेपरेट ई सीरीज दी जाती है। उस ई सीरीज को में जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कई सब्जेक्ट में जिसमें ई, तो उसमें ई सीरीज अभी पिछले एग्जाम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास शिकायतें आई कि ई सीरीज के पेपर नहीं दिए गए, बच्चों को मुश्किल आई। तो आप क्यों नहीं उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन इंश्योर करते हैं? इंश्योर भी तो करना पड़ेगा, जैसे इंश्योर करते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर पहुंचे या नहीं पहुंचे। हमारी यूनिवर्सिटी के किसी भी वजह से पेपर नहीं पहुंच पाए और ये इंश्योर पहले हो गया कि पेपर नहीं पहुंचे हैं, पेपर पोस्टपोन्ड हो गए। क्या आपने इंश्योर किया कि उन स्कूल्स में ये पेपर पहुंचे हैं ई सीरीज वाले? नहीं किया, इसलिए बच्चों को दिक्कत आई। और भी कई चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है 4 फरवरी 2022 वाला। इसमें भी मैं सारी डिटेल मैंने नोट की है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और कहीं पर भी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि अब आएगी। कुछ थोड़ा सा मामला जो है वो हाई कोर्ट में हमें दोबारा ले जाना है और उससे वो सॉल्व हो जाएगा, ये एक बिल्कुल मॉडर्न डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारी कोशिश है कि हम कॉलेजेस में भी करें। अभी नेशनल ओपन स्कूल की हम बात, सीबीएसई का भी, सीबीएसई वहां पर हमने जब बोर्ड में बात की, एजुकेशन बोर्ड में, उन्होंने कहा कि सीबीएसई में भी हमने तो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि सीबीएसई बहुत अच्छा हम मानते हैं बोर्ड है। अरे सीबीएसई कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं। ये ठीक है कि किसी ने उसको अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, जैसे कि हमारे जरिए चैलेंज हुआ, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने ये भी किया हुआ है कि जो लोग सर्टेन डिसेबिलिटीज के हैं, कुछ डिसेबिलिटीज, उनको उनका एनेक्चर में दिया हुआ है, उनको जो है उनको अटेंडेंस में 50% का रिलैक्सेशन है। जैसे आमतौर पर मुझे लगता है 25% का होता है कि अगर 75% हाजिरी है, उनको शायद 50% हाजिरी होती है, 50% का। और ये कंप्यूटर वगैरह का यूज करके, लेकिन हिमाचल में तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी कॉन्वेंट में या किसी पब्लिक स्कूल में या सीबीएसई वाले में एडमिशन भी देते हों। डिस्क्रिमिनेशन है, एडमिशन देते नहीं है। और अगर एडमिशन देते हैं तो कंप्यूटर वगैरह पे वही जो मैंने हिमाचल बोर्ड वाला किया है, वो हिमाचल बोर्ड ने वहीं से चीजें बारो की हैं। इसलिए सिमिलर जो डेरोगेटरी इसमें क्लॉजेज हैं, वो क्लॉजेज सीबीएसई में है। हम इसको भी हाई कोर्ट में पार्टी बना रहे हैं। दूसरा जो है ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल, स्टेट ओपन स्कूल, इसमें भी लगभग वही चीजें हैं जो कि नेशनल ओपन स्कूल में है। और नेशनल ओपन स्कूल में भी काफी कुछ चीजें डेरोगेटरी हैं। इसमें सिर्फ अभी लेटेस्ट इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें 7 तरीके की डिसेबिलिटी कही गई है, लेकिन 2016 से
21 डिसेबिलिटी हो गई है, लेकिन नेशनल ओपन स्कूल जो है NIOS, उनके लिए अभी 7 डिसेबिलिटीज ही उनकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे या उनके पेरेंट्स जानकारी रखते भी हैं कि इसमें गलत है, वो भी थोड़ा गुरेज करते हैं इन मुद्दों को उठाने में, या उठाने का कि इनको समझ नहीं है। और इसमें है कि और ओपन स्कूल में तो और भी कमाल किया है कि जो एक तो खुद तो वो देते नहीं है, हिमाचल में देते नहीं है ये ओपन स्कूल से जिनका रजिस्ट्रेशन है, कोई भी स्क्राइब नहीं देते हैं, राइटर नहीं देते हैं। और जहां और राइटर देते तो है नहीं, और जहां देते अगर अरेंज भी कर लिया तो उसको कोई पेमेंट नहीं करते हैं। और जो राइटर होता है वो ढूंढ करके भी आप ले आएंगे तो कहते हैं कि उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। भाई कोई आप तो दे नहीं रहे हैं, कोई शहर में कोई भी दूसरा बच्चा नहीं निकालता है टाइम, कोई कानून ने थोड़ी ना कहा है कि जबरदस्ती पुलिस भेज करके आप किसी को ले आओगे कि तूने एग्जाम देना है इसका। आप इंसेंटिव उसको कुछ नहीं दे रहे, ऑनरेरियम नहीं दे रहे, और उसका भाई या बहन या माता या पिता या बेटा बेटी कोई भी उसका राइटर बनने के लिए तैयार हो जाता है कि वो तो मेरा भाई है या मेरी बहन है, उसको आपने मना कर दिया कि वो जो है उसका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। कमाल की बात है, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, और जो भी कुछ और सेम सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड, देश के कानून के और कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के सख्त खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। और उसकी और सेम स्कूल का भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही डेरोगेटरी हैं। अब हमने जिस तरीके से इसका पोस्टमार्टम किया है, वो अभी जब हाई कोर्ट्स में हम जाएंगे, जा रहे हैं, जब नोटिस इशू होंगे तो जो है मुझे लगता है कि ये सब चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हाई कोर्ट के बाद भी नहीं होती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि चार इंक्लूसिव स्कूल विद ऑल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज कर दो, गवर्नमेंट ने कर दिए, लेकिन खाने और रोटी के अलावा तो कोई फैसिलिटी नहीं की वहां पे। शेल्टर दे दिया, रोटी पानी दे दिया, फ्री कर दिया, लेकिन जो एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट था वो उन बच्चों को नहीं मिला। तो ये एडवोकेसी या समाज की जागरूकता, टीचर्स की जागरूकता और मीडिया और हाई कोर्ट, ये हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसमें भी है, ओपन स्कूल में भी है कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह, सब कुछ कागजों पर, सिर्फ कागजों पर है। इस कागजों को हकीकत पर उतारने के लिए ये हमारी पहल है उमंग फाउंडेशन की ओर से, और इस पहल से मुझे लगता है कि काफी कुछ लोगों में जागरूकता आएगी और कुछ और लोग भी इस मुहिम में आगे आएंगे और अपने स्तर पर मीडिया में उठाएंगे, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर को लिखेंगे, मेरे ध्यान में लाएंगे, हाई कोर्ट को लिखेंगे, शोर मचाएंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब मुझे लगता है दीक्षा, यदि कोई क्वेश्चन है तो हम फटाफट ले लेते हैं ताकि हम टाइम बाउंड मैनर में इस प्रोग्राम को, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। जी सर जी, मैं सीधा प्रश्नों पे आती हूँ। बिल्कुल बेटा। पहला प्रश्न पूछा गया है नवनीत यादव जी ने। वो कहते हैं, सर, द HPU डिसेबिलिटी पॉलिसी डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मेजर माइलस्टोन इन ensuring the rights of students with disabilities. I wish to understand whether the policy covers the aspect of safety of life and psychosocial well-being of the students who have any form of disability. हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे दोस्त नवनीत जी ने, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के, इंटरनेशनली रिनाउंड एक एक्सपर्ट हैं और हमें गाइड करते रहते हैं, आपने जो कुछ कहा है इसमें इन शब्दों में तो नहीं कवर हुआ है, लेकिन जो कुछ भी इन बच्चों के इंटरेस्ट में होगा वो करेंगे, बच्चों के, टीचर्स के, नॉन टीचिंग में। तो मुझे लगता है कि ये जब हम एक डिटेल में इसके जाएंगे तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी जो मैंने स्टार्ट करना है तो उसमें हम डिटेल में आपसे गाइडेंस लेकर के उसको डाल देंगे, तो वो एक हमारे पास एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसको कि हम लागू कर देंगे, क्योंकि वो हमने इसमें एक छोड़ा हुआ है उसमें स्कोप कि हम कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। तो मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एंगल है आपका बहुत अच्छा है, उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और आपकी गाइडेंस भी इसमें हमें चाहिए होगी। जी सर। Another question is also asked by him.
He agrees with you that HPU lacks on accessibility and fails in providing barrier-free learning environment. Are there any specific provisions for improving the accessibility, general and emergency related, in the policy or the HPU plans to address these issues in future? हाँ, इसमें इसमें जो एक्सेसिबिलिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारी वेब एक्सेसिबिलिटी है, हमारा पोर्टल एक्सेसिबल है, और हमारे यहाँ लाइब्रेरी में शुरुआत, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है इस रिजिड माइंड में, और जो कुछ सोचने का तरीका था यूनिवर्सिटी का उसमें उसमें काफी चेंज आया है। तो हमारी लाइब्रेरी अभी एक्सेसिबल है और उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने हैं। जहां तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी एक्सेसिबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई लिफ्ट्स बनाने के लिए उन्होंने लिफ्ट वेल बना दिए हैं, काम रुक गया है। कहीं रैंप बनाने हैं, वो काम फिर रुक गया है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक काम होना चाहिए उसमें थोड़ी सी अभी दिक्कत है। लेकिन ये काम स्टार्ट हो गया है, और जो ट्रॉमा रिलेटेड है उस पर आपकी गाइडेंस लेकर के हम कुछ ना कुछ उसमें उसमें भी इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो ये पॉलिसी बनाई है उसमें स्कोप है फ्यूचर में हम इनके जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके इंटरेस्ट में हम कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। जी जी सर। अगला प्रश्न ये है कि जब एक्स्ट्रा टाइम के लिए हम मांग करें तो क्या एप्लीकेशन की जरूरत है? बिल्कुल है कंपल्सरी? जरूरत, हमें सूचना देनी पड़ती है। जो हमारा स्क्राइब है उसका आधार कार्ड या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि एक एग्जामिनेशन एक लीगल काम है, कानूनी काम है ये, इसमें बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं। कोई अनवांटेड, अनसोलिसिटेड, अनावश्यक, अवांछित कोई भी व्यक्ति वहां प्रेजेंट नहीं हो सकता है जब तक कि उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो कि वो कौन है। तो उसकी आइडेंटिटी के साथ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और कि मुझे ये स्क्राइब ये मेरा है और इसको अलाउ किया जाए, और उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, ये भी उसमें लिखना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि आमतौर पर 3 घंटे का एक पेपर होता है। जिस इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगाई जाती है उस इन्विजिलेटर को ये पता होता है कि 3 घंटे के बाद उसने बाकी जो काम है, क्योंकि इन्विजिलेटर का काम सिर्फ जो है एग्जाम खत्म करा के चले नहीं जाना होता है, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसको उसके आंसर शीट्स को सील कराना, ये सारे काम भी उसमें शामिल होते हैं। तो उसको पता होता है कि 1, 2, 4 या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। तो ये प्रायर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है और सबको देना चाहिए। और ये अगर नहीं देंगे तो उसमें फिर उस टीचर के लिए इनकन्वीनियंट, क्योंकि इसमें ये भी है कि एक इन्विजिलेटर उसके लिए चाहिए, अलग इन्विजिलेटर चाहिए। तो वो सारे लोग चले जाएंगे तो वो भी जाने लगेगा। आप कहोगे कि अभी आप 1 घंटा और रुको, तो थोड़ा सा उसके लिए असुविधा होगी। जी सर। अगला प्रश्न इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में है, परंतु मैं समझती हूँ इसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी प्रदान कर दी है। पर ये यही कह रहे हैं कि इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान कौन करें। कौन पूछ रहे हैं? ये कुलदीप गौतम जी हैं। अच्छा, कुलदीप गौतम जी। हाँ जी। अच्छा, इंक्लूसिव स्कूल तो अभी 4 डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन वो हालत उनकी खराब है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि और कोशिश करनी पड़ेगी। 2015 की मेरी पीआईएल थी, उसी को देख करके कुछ एक बार वहाँ कुछ सारी फैक्चुअल जो है पोजीशन पता करके उसमें भी करना पड़ेगा। लेकिन वो इंक्लूसिव स्कूल अभी इंक्लूसिव नाम के हैं। वैसे तो सारे स्कूल्स इंक्लूसिव होने चाहिए, सारे स्कूल्स इंक्लूसिव होने चाहिए, लेकिन नहीं है। जो 4 डिक्लेयर किए वो भी नहीं है। जी सर। सर इसी के साथ चैट बॉक्स के प्रश्नों का मुझे लगता है कि समापन हो गया है। कोई अपने को अनम्यूट करके पूछना चाहता है तो वो कृपा करके पूछ सकता है, बाकी यहाँ पे तो प्रश्न खत्म है। नहीं, किसी और ने पूछा है, लिटिल ऑनेस्ट ने, यूनिवर्सिटी के हर काम में वैसे ही बहुत टाइम लगता है, स्लोअर, हाउ कैन ए डिसेबल विजिट सेवरल टाइम्स देयर, हॉस्टल्स आर वेरी फार फ्रॉम मेन कैंपस फॉर सेवरल। ये सारा मैंने डिटेल में बता दिया कि हॉस्टल से स्टूडेंट्स को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन किसी लिटिल ऑनेस्ट का है जी और बड़ी ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछा है।
सर मैं एक सुझाव देना इमोशनल चाहती हूँ। एक शुरू में मुझे दिख नहीं रहा है पूरा। इमोशनल might have faced problems regarding emotional and other disabilities and education. It is systematic operation recovery. ये किसका है? ये अमित कुमार से ऊपर। हाँ, ये भी लिटिल ऑनेस्ट का ही है। हाउ गिविंग ऑप्शंस वेरीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। गिविंग देम ऑप्शन मीन्स many of them might have faced problems regarding emotional and other stabilities and education. It is systematic operation recovery. ये कौन है लिटिल ऑनेस्ट? जरा बता दें, अपना नाम भी एक बार चैट बॉक्स में डाल दें। आइडेंटिटी तो पता चले, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी तो पता चल रही है, आइडेंटिटी नहीं पता चल रही है। नम्रता जी हैं। नम्रता जी कहाँ से हैं, किस जगह से हैं? नमस्कार सर मैं कुल्लू से हूँ। कुल्लू से। क्या करती हैं नम्रता आप? सर मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आई एम परसुइंग बीएड। कहाँ से कर रही हैं बीएड? अपने कैंपस से? सर मेन कैंपस। मेन कैंपस से? जी। और कोई डिसेबिलिटी भी है? सर डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ। बट एक्चुअली मेरी इंजरी हुई थी, देन आई फेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो कोई बात मुझे नहीं, कैंपस, मैं भी कैंपस में होता हूँ। ये ज्यादातर बच्चे अभिषेक, दीक्षा, सवीना जहाँ जो मुझे दिख रहे हैं, ये सारे कैंपस में होते हैं। मीनाक्षी, इन बच्चों के साथ कांटेक्ट करें। शालू, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं, इनके साथ दोस्ती करें, मिलें। अब सारे बहुत सी और भी आपको इनसाइट स्टोरीज भी मिलेगी और कुछ नई जानकारी भी मिलेगी, है ना? ठीक है, आप कांटेक्ट करें। और अगर आप अपना मेरा नंबर नोट कर लें या चैट बॉक्स में, ये अभिषेक मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि हम इनको अपने ग्रुप में भी इंक्लूड कर लें। जी सर। और दीक्षा वशिष्ठ ऑल रिक्वेस्ट, अच्छा ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है दीक्षा? नहीं सर जी, किसी का कोई और क्वेश्चन हो स्कूल बोर्ड के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में, पॉलिसी के बारे में? सर नमस्ते सर। सर मेरा एक सुझाव था। हाँ, अभिषेक अपना म्यूट कर दो। सर जैसे राइटर के लिए आपने कहा कि पहले एप्लीकेशन देना जरूरी होता है ना, तो जैसे नेट का पेपर है या फिर सीटेट का पेपर, मैंने सीटेट के पेपर में देखा। तो जो बच्चा राइटर ले जाना चाहता है, उस बच्चे की ओर से कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। और जो राइटर जा रहा है उसको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और वहीं से एक फॉर्म मिलता है। जैसे ऑन द स्पॉट बच्चे पेपर दे रहे हैं, सिर्फ उसका वहाँ एक फोटो लगेगा और जो आधार कार्ड होता है वो खुद फोटोकॉपी करते हैं और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो लिख लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, उसकी फोटोकॉपी नहीं मांगते हैं। सीटेट की बात रही। और फिर इसमें मतलब राइटर को कुछ भी नहीं करना है, राइटर क्यों परेशानी उठाए? बिल्कुल ठीक है। या फिर उसमें जो बच्चा है जो राइटर ले जा रहा है, हाँ सलीना, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये नहीं होता है तो इसमें भी जैसे जब पेपर शुरू होता है ना, उससे पहले तो राइटर को अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। पेपर शुरू, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले, जिस दिन सुबह भी जाते हैं तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जाकर के राइटर की इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि फॉर्म में लिखा होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लेकिन इतना माइन्यूटली चेक कर पाना यूनिवर्सिटी में, सबको पता है कि क्या एग्जामिनेशन का सिस्टम है, कोई बहुत फुल प्रूफ सिस्टम तो नहीं होते हैं कि इतनी सेंसिटिविटी के साथ मसले हल हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि सुबह जा करके वहां पर बता दें, लिख करके भी दे दें। और हमारे यहाँ तो अपने कैंपस में तो यही होता है, कॉलेजेस में भी आमतौर पर ये होता है, लेकिन कॉलेजेस में बहुत दिक्कत आती है, अभी भी दिक्कत आती है। अभी भी रामपुर कॉलेज में, जिसमें हम मैं और विनोद योगाचार्य और अंजना और प्रतिभा इतने लेक्चर दे करके आए, मुस्कान, है ना, वहीं पर अभी हमारे बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को दिक्कत आई। उन्होंने कहा नहीं क्लास जूनियर लेकर के आओ। फिर जब मैंने नोटिफिकेशन भेजी और थोड़ा एक्सप्लेन किया तो काम हो गया। तो ये दिक्कत आएगी, लेकिन एक दिन पहले अगर ना भी कर पाए, अगर लोकल है तो एक दिन पहले कर दे, नहीं तो सुबह तो कम से कम 9 बजे से पेपर है तो 8:30 बजे तो उनको बता दे, बिल्कुल उनके रिकॉर्ड में भी आ जाए और वो इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी लगा दें। यस सर। कोई एजुकेशन बोर्ड से कोई है या कोई स्कूल से अगर कोई पूछना चाहे
क्योंकि उसके उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी एजुकेशन बोर्ड को लेकर के अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है। हेलो सर, नमस्ते। मैं अंजलि बोल रही हूँ मथुरा से। हाँ हाँ हाँ, हेलो अंजलि, जी सर। अच्छा लगा आप मथुरा से जुड़ने वाले। जी सर। जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बस ये कहना चाहूँगी, ये जो मुहिम है, ये चलती रहे आगे और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं किसी तरह इससे जुड़ूँ या कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो मुझे भी खुशी होगी। और बहुत साथ ही मैं चाहूँगी कि जैसे और भी जगहों पर विद्वजन इस विषय पर बात करें, आगे इस मुहिम को बढ़ाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत ही अच्छा कार्य है ये, बहुत सराहनीय कार्य है। आगे बच्चों को जो है तकलीफें कम होंगी या वो जागरूक होंगे, क्योंकि होता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, तो वो कुछ नहीं कह पाते। बस उनसे जो कह दिया जाता है वो उसी को कर लेते हैं, उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है कि उनके अधिकारों के लिए बात की जा रही है और सर मैं चाहूँगी कि बाकी जगह पर भी ये आगे बढ़े और मैं किसी तरह से जुड़ पाऊँ तो मुझे भी बताइएगा सर, मुझे बहुत खुशी बिल्कुल हुई सर। अंजलि, जी सर। हमने अभी तक डॉक्टर अंजलि, जी सर। हमने अभी तक इसको मिला करके हमारे 30 वीकली वेबिनार जी, मैंने लगातार, देखा सर। 30 जी सर। लगातार 30वां है, लगातार हमने ये वेबिनार किए और ह्यूमन राइट्स के बहुत ऐसे इश्यूज जिनकी कभी जी कोई सर। चर्चा नहीं होती थी, हिमाचल हुँ। जैसे राज्य में तो बिल्कुल नहीं होता था, तो जी, उनको जी। लेकर के हमने एक मुहिम शुरू की और काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। अभी भी देखिए जी इतना सर। लेट हो चुका है, लेकिन 45 लोग बिल्कुल अभी सर। भी जुड़े हुए हैं और वही, ये वही। संख्या हमारी 90-100 तक भी कभी कई बार पहुंची है। जी तो सर। ये अच्छा रहेगा कि जो लाइक माइंडेड लोग आपके हैं जी वहाँ, सर। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से भी आप हैं, जी सर। तो ये ठीक रहेगा कि हमारे इन, मैं आपको नोटिफिकेशन भी भेज भेज दूंगा, तो जी उससे सर। ये फायदा होगा कि कुछ लोगों को आप मोटिवेट कर सकती हैं, ना नहीं सिर्फ सर, जिसे। मैं बिल्कुल, मैं फ़ेसबुक पर भी इसका नोटिफ़िकेशन मतलब डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी। हाँ तो हाँ हाँ, ये भी लोगों तक पहुँचेगा क्योंकि कुछ बहुत से लोग लोग मुझसे हमारे साथ जुड़े हुए जैसे हैं। झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, जी सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहां से भी यूथ कुछ जुड़ते हैं। जी लेकिन सर। अगर यूपी से भी, जैसे मथुरा है या जी, आगरा जी। यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टूडेंट जी, अगर जी। या टीचर्स जुड़ना चाहें, तो ह्यूमन राइट्स के हम अब जैसे अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा वो जी सर। खाद्य सुरक्षा का अधिकार और किसानों के अधिकार, इस पर होगा। जी, जी। एक जी। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके एक हुँ। प्रोफेसर हैं, वो हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे। बहुत अच्छे, हमने जितने भी वेबिनार किए, बहुत ही मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं कि सही मायनों में वो एक्सपर्ट होते थे, कोई नेता टाइप के भाषण देने वाले नहीं होते थे, जी जिनको सर। टेक्निकल नॉलेज थी। तो जैसे ट्रांसजेंडर का था, तो एक हुँ। ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट हैं जो चंडीगढ़ के हैं, वो ट्रांसजेंडर के, दलित के ऊपर हमने किया, तो वो अनुसूचित जाति के ऊपर उनके राइट्स को लेकर के, तो दिल्ली से एक एक्सपर्ट जुड़े, जो जी, जी, क्रिश्चियन जी। मिशनरीज कन्वर्शन करती हैं, जो झूठ हुँ। से, लोभ से, लालच से, जिन्होंने, तो उसके उसको लेकर के हमने अगर प्रोग्राम किया, तो हमारे साथ पूना से एक ऐसी स्कॉलर जुड़ी जो 8 साल से इसी पर रिसर्च कर रही है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्रिश्चियन मिशनरीज की हुँ। सबसे कमजोर वर्गों को किस तरीके से कानून के विरुद्ध जाकर के जो है कन्वर्ट जी, जी। करती हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे, तो अच्छा रहेगा आप जैसे तो सर ये तो प्रबुद्ध मेरा लोग पहला जुड़ेंगे, वेबिनार है जिसमें मैं जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी और लगा। बिल्कुल प्रबुद्ध लोग तो आप जैसे जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं ये है कि फ़ेसबुक के माध्यम से भी कुछ लोग तो जुड़ेंगे ही, मतलब मुझे ऐसा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे खुशी हुई सर और अच्छा लगा सर मुझे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था, पूछ सकती हूँ अगर समय है तो? कौन? नम्रता, लिटिल ऑनेस्ट। पूछो, जल्दी सर पूछो। अच्छा सर, सर एक्चुअली जो हॉस्टल का प्रोविज़न होता है या कोई भी ऐसे होते हैं, स्मॉल लूप होल्स होते हैं सिस्टम में, वो सब जैसे मुझे लगता है कि डिसेबल्ड के लिए उसके लिए स्पेशल रियायत होनी चाहिए। जैसे कैसे? हॉस्टल नहीं मिलता, अगर मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, आपने पहले हॉस्टल से एमएससी कर रखी है और बिल्कुल हॉस्टल ठीक बात है। बस कल भी किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, और मुझे लगता है कि इस पर भी हमें वर्क करने की जरूरत है। जो पर्सन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको हमारे यहाँ है कि एक कोर्स कर लिया, सिमिलर कोर्स, जैसे जैसे किसी ने अभी अभी किसी बच्चे ने कल मुझे पूछा था, शायद काजल पठानिया ने पूछा था कि मेरा एमए हो जाएगा, तो क्या लॉ में हॉस्टल मिल जाएगा? तो एज पर रूल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम सोचे कि जब हॉस्टल फ्री मिल रहा है,
अभी जैसे 15 नवंबर को जब राज्यपाल आए थे और उन्होंने हॉस्टल फ्री करने की घोषणा कर दी थी, तो ये भी एक कंसेशन चाहिए कि वो रूल जो एक क्लास के बाद अगर हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, एमए के बाद अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं लॉ की, तो हॉस्टल मिल जाए। कोशिश करेंगे, पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। सर एक और बात है, अगर मान लीजिए जो डिसेबल्ड होते हैं और गरीब भी होते हैं साथ में, एम्बुलेंस वगैरह का प्रोविजन होता है सिर्फ इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी उसी टाइम, क्या उनको देखो, मिलता है हर टाइम में? नहीं, वो यूनिवर्सिटी की अपनी तुम तो यूनिवर्सिटी कैंपस में हो, तो अपने जो है वो छोटा सा हॉस्पिटल है ना, सर हॉस्पिटल है, उसमें एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी है, पैरामिलिट्री, ये जो अपना ये क्या कहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। लेकिन एम्बुलेंस तो 24/7 होती है। अगर थोड़ा ट्राई करें तो एम्बुलेंस मिल जाती है। और और तो कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं है। हाँ, वो इतनी मॉडर्न जिसमें ट्रॉमा की सारी चीजें हों अवेलेबल, शायद उतना तो नहीं है। वो तो शिमला में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ऐसी होंगी एम्बुलेंसेस, लेकिन जो नॉर्मल एम्बुलेंस है वो तो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। लगभग सभी प्रश्न लिए जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग अस वैल्यूएबल नॉलेज। साथ ही मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रोफेसर्स, टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह एक नवीन विषय पर।